हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे हैं। आज का वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाइनल के, जो कि पीयर रिव्यू है। इसमें एग्ज़ाम में 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आते हैं पीयर रिव्यू पे। देखिए, पीयर रिव्यू का मतलब होता है रिव्यू बाय पर्सन ऑफ इक्वल अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो आपने काम किया है उसकी क्वालिटी को देखना कि आपने सही क्वालिटी में काम किया है, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क थी। क्या आपने सही रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए हैं जो अप्लाई किए हुए होने चाहिए थे? क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करी है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है? क्या आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करी जो कि हमारी टेक्निकल, इथिकल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल की जो स्टैंडर्ड है वो कहती है? इसी की रिव्यू हम पीयर रिव्यू में करते हैं। तो आते हैं पीयर रिव्यू की नीड क्यों आई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई सर्विस डिलीवर करता है, तो बिकॉज दिस इज़ वेरी हाई स्टीम्ड प्रोफेशन एंड इस पे बहुत सारे लोग इसके सर्विसेज पे रिलाई करते हैं। हम पीयर रिव्यू में कौन सी सर्विस कवर करेंगे उसे भी हम आगे में बताएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, ओनली ऑन एश्योरेंस सर्विसेज। तो एक लिस्टेड कंपनी में एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जाती है ऑडिट करने के लिए। जब वो रिपोर्ट रिलीज़ करती है तो बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट मैनी यूजर्स मेक डिसीजन, चाहे वो शेयर होल्डर हो, मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, डिवेंचर होल्डर हो, कोई ट्रस्टी हो। तो क्या हम लोगों ने जो प्रोसीजर्स फॉलो किए उस एंटिटी की ऑडिट के लिए, एंड क्या उसकी क्वालिटी सही थी? क्या वो उसी तरह किए गए जैसे कि हमारी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहती है, जैसे हमारे एएस कहते हैं, या कोई थर्ड गाइडलाइंस कहती है? तो इन सारी चीज़ों को हम इंश्योर करते हैं, इसलिए पीयर रिव्यू की निर्णय। देखिए, रिव्यू का हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है डिफिशियंसी निकालना नहीं, डिफिशियंसी निकाल के उसको ठीक कराने की भी पर्सपेक्टिव होती है। तो पीयर रिव्यू में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक तो प्रैक्टिस यूनिट, दूसरा रिव्यूअर, तीसरा बोर्ड। ठीक है, प्रैक्टिस यूनिट क्या हो गया? तो प्रैक्टिस यूनिट क्या होती है? प्रैक्टिस यूनिट होती है इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एश्योरेंस की सर्विस देती है। ठीक है। रिव्यूअर, रिव्यूअर का मतलब होता है मेंबर सेलेक्टेड फ्रॉम पैनल ऑफ रिव्यूअर्स मेंटेन्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है? पीयर रिव्यू बोर्ड। ठीक है। मीनिंग ऑफ पीयर रिव्यू: as per the statement of peer review means an examination and review of the system and procedure to determine whether they have been put in place by the practice unit for ensuring the quality of assurance services as envisaged and implied mandated by technical standards, ethical standards and professional standard, and whether these were effective or not during the peer under review। मतलब ये सारी चीज़ें बोल गया जो हम एक पीयर रिव्यू में करते हैं। तो पहला तो एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, कि वो प्रॉपरली पुट इन प्लेस थे या नहीं थे। किसके द्वारा? तो प्रैक्टिस यूनिट के द्वारा। और किन चीज़ों की? तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, इथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स।
तो इसी की हम रिव्यू करते हैं पीयर रिव्यू में। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू होता है, हमें ये देखना होता है कि कंप्लाई विद टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देयर टू, एंड हैव इन प्लेस प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन देयर ऑफ। मतलब जो ऑडिट करते हो आप उसको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट भी करते हो कि नहीं करते हो, ये भी देखते हैं। एक तो आपने सारी चीज़ें अप्लाई करी, उसकी कुछ तो आप रखोगे ना कि हाँ हमने ये इसको ऐसे ऐसे करके अप्लाई किया था। तो डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपको एसेज में भी डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट मिलते हैं, उसको भी आप लोगों ने ठीक से रखा है या नहीं रखा, वो भी हम देखते हैं। तो thus the primary objective of the peer review is not find out the deficiencies but to improve the quality of services rendered by the members of the profession। ठीक है, अब आते हैं स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू पे कि पीयर रिव्यू की स्कोप क्या होती है। ये देखो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर्स का, यही। तो कहता है रिव्यूअर क्या क्या चीज़ें कवर करेगा अपनी रिव्यू में। पहला, तो क्या प्रैक्टिस यूनिट ने टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, क्या उसने क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग ठीक से रखी कि नहीं रखी, सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर कैरी आउट एश्योरेंस सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ जो ऑडिट करने के लिए जाते हैं एश्योरेंस सर्विस के लिए, उनको भी टाइमली अपडेट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बड़े बड़े फर्म में तो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली अपडेट्स आते रहते हैं, वीकली भी आती है कभी कभी, और इनकी तो अलग ग्रुप होती है जो कि ये अपडेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे करके बड़े फर्मों में तो होता है। कंप्लायंस विथ डायरेक्शन एंड गाइडेंस इशूड बाय द काउंसिल टू। तो चौथे पॉइंट में कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस देती है, जैसे टैक्स ऑडिट साल में 60 करने हैं, मिनिमम ऑडिट फीस, अभी जो हाल फिलहाल में भी नोटिफिकेशन आई थी कि इतने की फ़ीस चार्ज करनी है, या नंबर ऑफ ऑडिट्स कितना आप अंडरटेक करोगे, इसके बारे में। आप छठा पॉइंट कहता है कि कंप्लायंस विथ डायरेक्शन एंड और गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल इन रिलेशन टू आर्टिकल ट्रेनिंग, कि वो भी अपनी अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, वर्कबुक मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। तो ये 6 पॉइंट। पहला तो टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट एश्योरेंस सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ, नंबर ऑफ ऑडिट्स, गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। फिर छठा पॉइंट होता है रिलेटेड टू ट्रेनिंग। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। तो ऑब्जेक्टिव और पीयर रिव्यू तो हमने यहीं पे कवर कर लिया था। अब देखिए, बार बार हम कह रहे थे कि रिव्यूअर शैल कवर, पीयर रिव्यू में हम कंप्लायंस विद टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स देखते हैं। तो ये भाई टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स होते क्या है, और इस पे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ये भी आपको देखना है। तो कहता है टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI और प्रिस्क्राइब्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ICAI कौन कौन से, तो इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट्स, गाइड एंड नोट्स। फिर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टेटमेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल, notification, direction, announcement, guidelines, pronouncement, professional standards issued from time to time by the council, its committees। तो ये भी 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, आपको ये भी याद करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट सी बात आती है, क्या एक पीयर रिव्यूअर सारी सर्विसेज को रिव्यू करेगा जो एक प्रैक्टिस यूनिट देती है, सर्व करती है? नहीं, सिर्फ एश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। और एश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज में से स्पेसिफिकली किस किस को हटाया, ये भी आपको याद रखना है। ये में भी आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट,
ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक कुछ कर रहे हैं मैनेजमेंट के कहने पे, स्पेशल पर्पस वर्क, उसके लिए। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, आईटीआर फाइल करने में। अगर कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ तो engagement solely to assist client in preparing, compiling और collating information other than financial statements, उस केस में भी। testifying an expert witness, वहाँ पे भी। providing expert opinion on principal points of principle such as accounting standards, applicability of certain law। मतलब इस जहाँ पे हम नंबर पे कंफर्ट नहीं दे रहे हैं उन सारे जगहों पर हमें ये मतलब ये एश्योरेंस सर्विस नहीं आएगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस सर्विस इन किसमें, तो पीयर रिव्यू रिलेटेड मैटर्स। पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू, देखो पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू कहता है कि साल में कितने सालों में आपको पीयर रिव्यू कराना है, तो उसकी 3 कैटेगरी बनाई है। ठीक है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। ठीक है, जिसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कहते हैं। कई बार आप जिस क्लाइंट के ऑडिट करते हो वो भी रिक्वेस्ट कर सकती है बोर्ड को कि सर इसको तो आप पीयर रिव्यू कराओ। ठीक है, तो आते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ पीयर रिव्यू क्या होगी। तो लेवल 1 में आते कौन कौन है, जो लेवल 1 में होते हैं उसको वंस इन अ 3 ईयर्स, लेवल 2 वाले को वंस इन अ 4 ईयर्स एंड लेवल 3 वाले को वंस इन अ 5 ईयर्स। तो लेवल 1 में कौन कौन आते हैं, सारे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, लिस्टेड कंपनी की जो ऑडिटर्स होते हैं वो बड़े बड़े कंपनी के ऑडिटर्स लेवल 1 में आते हैं, क्योंकि रिस्क तो ज़्यादा वहीं होता है ना, पब्लिक के पैसे तो ज़्यादा वहीं लगे हुए होते हैं ना, इसलिए लेवल 2 में आते हैं। एक और मैं ऊपर में बोलना भूल गया, जिसकी वैसी एंटिटीज़ जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, या अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है और आप उसकी ऑडिट कर रहे हैं, तो इसको पॉइंटर्स में भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा लेवल 2, तो जहाँ मैंने सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बोला था, अब बोल रहा हूँ सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। एक ब्रांच का ऑडिटर विल बी कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, और पूरी कंपनी एट एचओ लेवल का जो ऑडिटर होगा दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो जिन्होंने बैंक ऑडिट करी होगी, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करी होगी, वो ये वाले पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरह से समझते होंगे। ठीक है, तो जो मैंने जितने सारे पॉइंट्स ऊपर में बोले थे, सेम में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स लगा दो, वो सारे लेवल 2 हो गए। प्लस एक एनबीएफसी का अगर कोई ऑडिटर होगा वो भी यहीं पे कवर होगा। अगर किसी की एंटिटी की नेटवर्थ 5 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो भी लेवल 2 में कवर होगा। और तीसरा, जो लेवल 1 और लेवल 2 में कंसिडर नहीं हुए हैं। तो कहता है कि कौन कौन पीयर रिव्यूअर बन सकता है, तो उसको 10 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, रिक्विजिट ट्रेनिंग जो पीयर रिव्यू बोर्ड कहता है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जब वो पीयर रिव्यू को एक्सेप्ट करेगा तभी। फिर एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी देनी होती है कि जो आप ऑब्टेन करोगे इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस यूनिट से, वो आप कहीं डिस्क्लोज नहीं करोगे पब्लिक में। फिर उसको लेवल 1 एंटिटीज़ की ऑडिट कम से कम 7 साल की हुई होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल बन पाएगा लेवल 1 एंटिटी का पीयर रिव्यूअर होने के लिए।
और इसके अलावा उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, कभी भी काउंसिल के द्वारा गिल्टी नहीं पकड़ा हुआ जाना चाहिए, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको गिल्टी ना किया गया हो कभी भी, एनी ऑब्लिगेशन और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रैक्टिस यूनिट और इट्स पार्टनर्स पर्सनल, मतलब कि जहाँ आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो वो फर्म आपके फादर की, ब्रदर की, या मतलब जहाँ पे भी आपके इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट हो जाए वहाँ पे भी आप पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाओगे। तो पीयर रिव्यू बोर्ड, इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, टाइप सी है, लेकिन टाइप सी मतलब थर्ड कैटेगरी की। ए में आते हैं टॉप वाले, बी में आते हैं मीडियम वाले, थर्ड में आते हैं लो प्रोबेबिलिटी वाले। तो पीयर रिव्यू बोर्ड में मैक्सिमम 12 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 50% जो होंगे मेंबर ऑफ ICI होगा काउंसिल से। द टर्म शैल बी फॉर 1 year or other periods as may prescribed by the council from time to time, and vacancies in the board shall be filled by the council. A member of disciplinary committee or disciplinary board or committee on ethical standards or committee on the financial reporting and review board of the Institute of Chartered Accountant of India shall not be member of the board. मतलब कि जो जो इन बोर्ड्स के मेंबर हैं वो भी पीयर रिव्यूअर की बोर्ड के मेंबर नहीं बन सकते हैं। कहता है कि जब आप पीयर रिव्यू के लिए जाओगे तो क्या आप क्वालिफाइड असिस्टेंट रख सकते हो? तो जी हाँ, रख सकते हो। एक को रख सकते हो जिसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 21 या सेक्शन 8 ऑफ ICI का जो है उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसको भी कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस यूनिट से वो बंदा कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर वो करे तो ले जाया जा सकता है, ठीक है। फिर कहता है अगर उसने नॉन कंप्लायंस विथ सेक्रेटरी प्रोविजन इन द अबव क्लाउज शैल अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लाउज फॉलो नहीं किया है तो आप डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाओगे, जिसको हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू, कि रिव्यू को हम प्रोसीड करेंगे कैसे। तो कहता है सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर होगा, दूसरा प्लानिंग होगा, तीसरा एग्जीक्यूशन होगा, चौथा रिपोर्टिंग होगी। इसको भी मैं कैटेगरी सी में रखूँगा, ये बहुत ही लिस्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो आप एक बार फ्लो चार्ट को देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं सेपरेटली 1 या 2 मिनट की वीडियो या 5 मिनट की वीडियो इस पर बना दूँगा और वहीं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।